नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेस पे। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जेएफ&आर के चैप्टर 17 सहायता अनुदान मतलब ग्रांट इन एड एक्सेट्रा के बारे में। तो जो एमसीक्यूज अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड बन सकते हैं। तो अपना जो पहला एमसीक्यू है वो है सहायता अनुदान का सामान्य सिद्धांत जेएफ&आर के किस नियम में उल्लेखित है। मतलब ग्रांट इन एड का जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से रूल्स में दिए हुए हैं, जेएफ&आर के कौन से नियम में है उसका उल्लेख। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, नियम 280 मतलब रूल 280 में उसका उल्लेख कर रखा है, उसके नियम उसमें सिद्धांत उसमें बता रखे हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है, किसी संस्था को सहायता अनुदान स्वीकृति के लिए क्या अपेक्षित है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर ग्रांट इन एड देना हो, सहायता अनुदान देना हो, तो उसको सैंक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सारी बातों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या स्कीम सरकार से विधिवत अनुमोदित होनी चाहिए। मतलब जो भी स्कीम होगी उस संस्था की जिसके लिए सहायता अनुदान दी जा रही है वो विधिवत अनुमोदित होनी चाहिए, मतलब अप्रूव होनी चाहिए, वो पहले से मतलब लीगली अप्रूव होनी चाहिए। अनुदान की स्वीकृति में शर्तें एवं उद्देश्य होने चाहिए। मतलब जो स्वीकृति जारी होगी, सैंक्शन जारी होगी ग्रांट इन एड की, उसमें जो उसकी कंडीशंस और जो उसके जो उद्देश्य होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो उसमें बताए होने चाहिए, उसमें उल्लेख होना चाहिए उनका। साथ ही अनुदान संस्था के अनुभव एवं उसकी प्रबंधकीय क्षमता को देखकर दिया जाएगा। मतलब जो उसको ग्रांट दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, वो उसकी इंस्टीट्यूशन के जो एक्सपीरियंस होगा और उसकी जो मैनेजरियल जो कैपेसिटी होगी, प्रबंधकीय क्षमता होगी, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, किसी संस्था को एक समय अधिकतम अनुदान की कितनी राशि दी जा सकती है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमम कितना ग्रांट मिल सकती है, अनुदान कितना दिया जा सकता है, कितनी राशि उसको दे सकते हैं एक बार में अधिकतम। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, एक वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की अनुमानित सीमा तक। मतलब एक एक्सपेक्टेड लिमिट पकड़ लेंगे, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ले लेंगे जो एक साल में, एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में जो उससे खर्च हो सकती है, व्यय हो सकती है उस संस्था द्वारा, उस राशि तक उसको अधिकतम अनुदान दिया जा सकता है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, किसी संस्था को अनुदान स्वीकृत करने के लिए भरवाए जाने वाले बंद पत्र के साथ कितनी प्रतिभूतियाँ लेने का नियमों में प्रावधान है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट इन एड स्वीकृत करेंगे, मतलब सैंक्शन करेंगे उसको ग्रांट, तो जो उसके साथ बंद पत्र लगेगा, जो बॉन्ड लगेगा, वो कितनी प्रतिभूतियाँ में उसके साथ कितनी प्रतिभूतियाँ लगेगी, कितनी सिक्योरिटी लगेगी, तो वो उसका कितना क्या रूल है, कितना प्रोविज़न है रूल्स में। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, 2 प्रतिभूतियाँ ली जाएगी, मतलब 2 सिक्योरिटी उसके साथ ली जाएगी। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, अनुदान स्वीकृति के लिए कौन सी संस्थाओं को बंद पत्र और प्रतिभूति से मुक्त किया गया। मतलब कौन सी संस्थाओं को ग्रांट देंगे, उसको सैंक्शन करेंगे, तो उसको न तो बॉन्ड बनने की ज़रूरत है, न ही कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। तो कौन सी सोसाइटियों को इससे मुक्त रखा गया। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सबको। किस किस को, राजस्थान सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अधीन सरकार द्वारा संस्थापित संस्था, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी, सोसाइटी पंजीयन अधिनियम होगा, उसके अंतर्गत कोई भी संस्था रजिस्टर्ड है, उसके स्थापित है, एस्टाब्लिश हुई है, उसी के अंडर में उनको मुक्त किया गया है। या ऐसी संस्था या निकाय जो राज्य सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता पर निर्भर हो, जो मतलब उसको फुली जो फाइनेंशियल जो एड मिलेगी, मतलब जो सहायता मिलेगी वो पूरी तरीके से सरकार से मिल रही हो। या जिन संस्थाओं, ऐसी संस्थाओं जिनका वार्षिक बजट सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता हो, मतलब जिनको जो एनुअल जो बजट होगा वो सरकार उनको अप्रूव करती है उन संस्थाओं का, तो उनको इस चीज़ों से फ्री किया गया है। फिर क्वेश्चन 6 है, सरकार द्वारा संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान लिए निष्पादित किए जाने वाले बंद पत्र का प्रारूप जेएफ&आर के किस परिशिष्ट में दिया गया है। अभी अपन ने बात की कि अनुदान के निष्पादित करने के लिए उसको बंद पत्र देना होगा, तो ये बंद पत्र का प्रारूप कौन से परिशिष्ट में दिया गया है, जेएफ&आर के कौन से अपेंडिक्स में दे रखा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा परिशिष्ट 9, मतलब अपेंडिक्स 9 में वो बॉन्ड का परफॉर्मा दे रखा है, जो अनुदान लेते समय उसको भरकर देना होगा संस्था को। फिर क्वेश्चन 7 है, संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने पर निष्पादित किए जाने वाले बंद पत्र पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी किसके द्वारा वहन की जाएगी। मतलब जो ग्रांट किसी भी सैंक्शन करेंगे किसी संस्था को, तो जो बंद पत्र लगेगा उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो कौन बियर करेगा, उसकी राशि कौन वहन करेगा, बॉन्ड पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी की राशि लगती है उसको। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट उसको बियर करेगी, सरकार ही उसका खर्चा उठाती है। फिर क्वेश्चन 8 है, सरकार द्वारा किसी संस्था को सहायता अनुदान देने से पूर्व संस्था की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए कौन से अंकेक्षित लेखे प्राप्त करने चाहिए। मतलब
किसी भी संस्था को सहायता देने से पहले, ग्रांट इन एड देने से पहले जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, वो जांचने के लिए, मतलब उसको चेक करने के लिए कौन से ऑडिटेड अकाउंट्स उसके लेने चाहिए संस्था के, मतलब अंकेक्षित लेखे कौन कौन से होने चाहिए जो उससे लिए जाने चाहिए ताकि उसकी जांच हो सके वित्तीय स्थिति की। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी कौन कौन से प्राप्ति एवं भुगतान खाते, आय एवं व्यय लेखे, तुलन पत्र, गैर व्यावसायिक वाणिज्यिक संस्था के मामले में, मतलब जो नॉन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, गैर वाणिज्यिक है, जो वाणिज्य का काम नहीं करते हैं, उनके लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते, मतलब ये जो एनजीओ टाइप हो गया, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है एक तरह से, जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, तो उनके लिए कौन कौन से अकाउंट्स होने चाहिए, उनके लिए होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये अपन ने जैसे बात करी थी अकाउंट्स में अपना चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ये तीनों खाते बनते हैं, अपन ने बात करी होगी, आपने पढ़ा भी होगा, आपके अकाउंट्स में ये चैप्टर है। तो ये तीनों चीज़ें उनके लिए उन खाते में ये लिए जाएंगे उनकी। और अगर वाणिज्यिक संस्थान है, मतलब कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है कोई, तो उनको प्राप्ति एवं भुगतान खाते, लाभ एवं हानि खाते हैं और तुलन पत्र, मतलब जो रिसीव पेमेंट अकाउंट लेंगे, P&L अकाउंट लेंगे और उसकी बैलेंस शीट लेते हैं। और 2 लाख रुपए तक का ही कोई अनुदान प्राप्त कर रही है संस्था, तो उसके मामले में सिर्फ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ही लेंगे, बाकी और लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन 9 है, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का अंकेक्षण निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब जो ग्रांट प्राप्त करेगी वो संस्था, उनका ऑडिट कौन नहीं कर सकती है, उन संस्थाओं का ऑडिट होती है तो उनका अंकेक्षण कौन नहीं कर सकता, कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, निदेशक निरीक्षण विभाग, मतलब डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इनका ऑडिट नहीं कर सकती इन संस्थाओं का जो इनने अनुदान लिया, ग्रांट लिया सरकार से। बाकी एजी जो है महालेखाकार वो कर सकता है, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग मतलब लोकल फंड एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, या वित्त विभाग का जो पैनल होगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वो भी कोई पैनल बना के इनकी ऑडिट करवा सकता है। फिर क्वेश्चन 10 है, वित्त विभाग का पैनल किन संस्थाओं को दिए गए अनुदान का अंकेक्षण कर सकता है। अभी अपन ने बात करी एजी भी कर सकता है, LFAD भी कर सकता है, वित्त विभाग का पैनल भी इनका ऑडिट कर सकता है। लेकिन वित्त विभाग का पैनल के ऊपर कैपिंग लगी हुई है एक, तो हर कोई उस पर हर किसी भी इंस्टीट्यूट का वो ऑडिट नहीं कर सकती। उसके लिए तो कौन सी इंस्टीट्यूट का वो ऑडिट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 5 लाख तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था का, मतलब जो जिनने 5 लाख रुपए तक की अनुदान प्राप्त किया है उन्हीं संस्थाओं की वो ऑडिट कर सकता है वित्त विभाग का पैनल। फिर क्वेश्चन 11 है, 5 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का अंकेक्षण वित्त विभाग के पैनल से कराया जाता है। इस पैनल के सदस्य होते हैं, मतलब अपने बात कर ली 5 लाख रुपए तक की जो भी राशि का अनुदान प्राप्त करेगा उन्हीं संस्थाओं का अंकेक्षण वित्त विभाग के पैनल से करवाया जा सकता है। तो इन पैनल के सदस्य कौन होंगे, कौन इनके मेंबर हो सकते हैं, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य, मतलब राजस्थान अकाउंट सर्विस के जो रिटायर्ड सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, जो उन्हीं से वही इसके मेंबर हो सकते हैं, वही इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन 12 है, 5 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का अंकेक्षण वित्त विभाग के पैनल द्वारा कराया जाता है। पैनल के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है तथा उसका कार्यकाल कितना होता है। तो अपन ने बात कर ली 5 लाख तक के अनुदान वाले क्या अंकेक्षण वित्त विभाग का पैनल करता है। अब अपन ने ये बात कर ली कौन उसका मेंबर होता है, कौन उसका सदस्य होता है, तो वो RACS होता है जो रिटायर हो चुका है। लेकिन अब ये बात करते हैं कि अधिकतम आयु कितनी होगी और उसका कार्यकाल कितना होता है, किस आयु तक उसको लगा सकते हैं और अधिकतम कितनी अवधि तक उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, अधिकतम 65 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। तो 60 साल तो हो ही चुके होती है उनकी रिटायरमेंट के बाद एज, मतलब वो इससे ज़्यादा ही एज है, तो उसके बाद वो मैक्सिमम 65 साल तक रह सकते हैं, मतलब 65 साल की अवधि तक के आयु वाले सदस्य को ही इसमें मेंबर बना सकते हैं। और उसका कार्यकाल पहले 3 साल का रहेगा, चाहे सरकार चाहे तो इसको 2 साल और बढ़ा सकती है। फिर क्वेश्चन 13 है, सहायता अनुदान स्वीकृति की प्रति भिजवाई जानी चाहिए, मतलब ग्रांट इन एड की जो सैंक्शन की कॉपी होगी, जो ऑर्डर होगा, वो किसको भिजवाना जरूरी है, किसको वो भिजवाया जाएगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, महालेखाकार तथा स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को, मतलब AG को भी भेजेंगे, और LFAD मतलब लोकल फंड एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को भी इसकी कॉपी भिजवाते हैं। फिर क्वेश्चन 14 है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान स्वीकृति का सामान्य सिद्धांत कौन सा है, मतलब स्पेशल कोई प्रोजेक्ट होता है, विशेष कोई प्रयोजन होता है, पर्पज होता है, कोई स्पेशल पर्पज के लिए कोई सहायता दी जाती है, सहायता अनुदान मतलब ग्रांट इन एड देंगे, सैंक्शन करेंगे, तो उसका सामान्य सिद्धांत क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या है, क्या ध्यान रखना है उसमें। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सारी बातों का ध्यान रखना है, सारे सिद्धांत उसके क्या क्या, स्वीकृति में समय एवं उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जो सैंक्शन जारी करेंगे उसमें समय सीमा होगी, कब तक ये लागू रहेगा, कितने समय में इसको व्यय करना है, ये काम में लेनी है, और कितने समय पश्चात ये
समाप्त मानी जाएगी, ये सहायता खत्म हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है वो सारा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा है, कार्य समाप्ति के पश्चात अवशेष राशि वापस लौटाने की शर्त होनी चाहिए। मतलब जब काम समाप्त हो जाएगा, ये विशेष प्रयोजन जब समाप्त हो जाएगा, तो अगर कोई बैलेंस बच जाता है अमाउंट कोई भी ग्रांटिंग एड में से, तो वो वापस सरकार को लौटाने की उसमें कंडीशन होनी चाहिए। साथ ही अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य 1000 रुपये से अधिक है परिसंपत्ति रजिस्टर में अंकित होनी चाहिए। मतलब इस ग्रांट से कोई भी असेट्स अगर अर्न की जाती है, संपत्तियाँ अर्जित होती है जिनका मूल्य 1000 से ज़्यादा हो, 1000 रुपये से ज़्यादा की वो उनकी वैल्यू हो, तो उनको जो परिसंपत्ति रजिस्टर होगा, जो असेट्स रजिस्टर होगा, उसमें उनको मेंशन करना जरूरी है, उसमें एंट्री करनी जरूरी है। फिर क्वेश्चन 15 है, विशेष प्रयोजन की स्वीकृति सामान्यतः कितनी अवधि तक दी जाती है। मतलब जो स्पेशल पर्पज़ के लिए जो सैंक्शन होगी ग्रांटिंग एड की, वो कितनी अवधि के लिए दी जाती है नॉर्मली। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, 1 वर्ष, मतलब 1 साल के लिए वो स्वीकृति दी जाती है नॉर्मली। फिर क्वेश्चन 16 है, भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या शर्त सिद्धांत होती है। मतलब जैसे वो जो बिल्डिंग होती है, भवन होता है, उसके लिए जो अनुदान स्वीकृत करेंगे, जो ग्रांट इन एड जो है वो सैंक्शन करेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन, क्या सिद्धांत है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सारी उसके सिद्धांत है। क्या क्या, अनुदान न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्र के लिए ही देय होगा। मतलब जो ग्रांट मिलेगी वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके लिए ही होगी। मतलब जैसे 100 गज चाहिए, 1000 गज चाहिए, जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतने के लिए ही अनुदान देय होगा। अनुदान से निर्मित भवन का अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं होगा। मतलब जो भवन का कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होएगा, वो बिल्डिंग का काम जो लेंगे वो उसी प्रयोजन के लिए लेंगे जिसके लिए उसको सैंक्शन किया है, उसके अलावा किसी और काम में उसको नहीं लिया जाएगा। साथ ही परिसंपत्तियों को रजिस्टर में लिखा जाएगा, जो भी ये भवन निर्माण होएगा, जो भी परिसंपत्तियाँ इससे अर्जित होएगी, बनेगी, उसको रजिस्टर में, जो अपन ने बात करी थी परिसंपत्ति रजिस्टर में, उसकी एंट्री होएगी। फिर क्वेश्चन 17 है, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जेएफएनडीआर के कौन से नियम में प्रावधान है तथा किस प्रयोजन पर यह देना आवश्यक है। मतलब जो गारंटी एड प्राप्त करेगी इंस्टीट्यूशन, उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी यूसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो देना आवश्यक होता है। तो ये जेएफएनडीआर के कौन से नियम में इसका प्रोविजन है और ये कौन से प्रयोजन पर, किस पर्पज़ पर ये देना कंपलसरी है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, नियम 284 विशिष्ट प्रयोजन के अनुदान के मामले में। मतलब रूल 284 में इसका प्रोविज़न दे रखा है, इसका उल्लेख है। और जब स्पेशल पर्पज़ के लिए जो ग्रांट लेंगे या अनुदान लेंगे, उसी मामलों में ये उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र एक्चुअली ये होता है कि जो आप जिस चीज़ के लिए आपने अनुदान लिया है, वो चीज़ वो अमाउंट उसी चीज़ के काम में आई है, और कितना अमाउंट काम में लिया है, कितना बैलेंस बचा है, उसका एक सर्टिफिकेट बन के सरकार में वापस जाता है। फिर क्वेश्चन 18 है, उपयोगिता प्रमाण पत्र जो संस्थाओं द्वारा विशेष प्रयोजन अनुदान प्राप्ति पर सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, उसका प्रारूप किस परिशिष्ट में निर्धारित है। तो अपन ने बात कर ली, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो विशेष प्रयोजन के अनुदान प्राप्ति पर ही सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। तो उसका प्रारूप जो है, प्रोफोर्मा है, वो कौन से परिशिष्ट में दे रखा है जेएफएनडीआर के। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, परिशिष्ट 11, मतलब अपेंडिक्स 11 में उसका प्रोफोर्मा दे रखा है। उस प्रोफोर्मा में वो बन के सरकार में देना होता है। फिर क्वेश्चन 19 है, ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके माध्यम से किसको भेजा जाता है। मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन जिनका जो ऑडिट होएगी, अंकेक्षण होएगा, वो निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, मतलब एलएफएडी जो लोकल फंड एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो नहीं करता उनकी ऑडिट। तो उनका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होगा, वो किसके माध्यम से किसको भिजवाया जाएगा, किसके थ्रू कहाँ भेजते हैं उसको। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा, सीधे महालेखाकार को। मतलब वो डायरेक्ट एजी को जाएगा, किसी के थ्रू नहीं, सीधा डिपार्टमेंट उसको एजी को भेजते हैं। मतलब जो संस्था होगी सीधी एजी को भेजेगी, कहीं और भेजने की उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन 20 है, ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, उनके अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके माध्यम से किसको प्रस्तुत किया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात करी कि अगर एलएफएडी उसकी ऑडिट नहीं करती है तो डायरेक्ट एजी को भेजते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूशन की जो ऑडिट है वो एलएफएडी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसका जो अनुदान का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा, यूसी होगी, वो किसके माध्यम से किसको भेजी जाएगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के माध्यम से महालेखाकार को। मतलब इन द एंड यूसी जानी तो महालेखाकार के पास ही है, लेकिन इस वाले मामले में, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था वो डायरेक्टली एजी को भेजते हैं। इस वाले में जो निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग होगा, जो एलएफएडी होगा, उसके थ्रू ये जाएगी एजी को।
फिर क्वेश्चन 21 है पंचायत समिति जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है। मतलब जो पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगा, उसके द्वारा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, उस पर कौन साइन करता है, कौन हस्ताक्षर करेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, विकास अधिकारी या सचिव। तो वो जो डेवलपमेंट ऑफिसर होगा या जो सेक्रेटरी होगा, सचिव जो होगा, वो इस पर साइन करते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है पंचायत समिति जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। मतलब जो पंचायत समिति या जिला परिषद को उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाएंगे, अनुदान जो उनने लिया उसके लिए जो उपयोगिता प्रमाण पत्र बनेगा, यूसी बनेगा, वो कितनी कॉपी में तैयार होता है, कितनी कॉपी में उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 4 कॉपियों में उसको बनाते हैं। फिर क्वेश्चन 23 है पंचायत समिति जिला परिषद द्वारा तैयार उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतियां कौन से विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो पंचायत समिति और जिला परिषद उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाएंगे, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसको कौन से विभाग को, कौन से डिपार्टमेंट को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, वित्त विभाग को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने की आवश्यकता नहीं है। बाकी महालेखाकार को मतलब एजी को जाएगी, जो उसका प्रशासनिक विभाग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसके पास जाएगी। साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भी ये कॉपी जाएगी, एक कॉपी उनके पास, खुद के पास रह जाएगी। इस हिसाब से ये 4 कॉपी बनती है। फिर क्वेश्चन 24 है नगर पालिकाएँ राजस्थान सरकार के किस विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत करती है। मतलब जो नगर पालिकाएँ होगी, वो जो राजस्थान सरकार की, वो कौन से विभाग के को जो काउंटर साइन होंगे उसके लिए भिजवाती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, वो काउंटर साइन होने के लिए किसके पास जाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, उपनिदेशक नगरीय विकास विभाग। तो जो उसका डिप्टी डायरेक्टर होगा नगरीय विकास विभाग का, उसके पास ये जाता है काउंटर साइन होने। फिर क्वेश्चन 25 है अनुदान का रजिस्टर का प्रारूप जीएफएनडीआर के किस परिशिष्ट में उल्लेखित है। जो ग्रांट का रजिस्टर मेंटेन होएगा, उसका परफॉर्मा जीएफएनडीआर के कौन से अपेंडिक्स में दिया हुआ। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, परिशिष्ट 12, मतलब अपेंडिक्स 12 में उसका परफॉर्मा दे रखा है रजिस्टर का, किस हिसाब से उसको मेंटेन करना है। फिर क्वेश्चन 26 है सार्वजनिक निकायों को सहायता अनुदान का बिल किस प्रारूप में बनाया जाता है। मतलब जो सार्वजनिक निकाय होंगे, जो लोकल बॉडीज़ होगी, पब्लिक जो निकाय होंगे, उनको जो सहायता अनुदान मिलता है, जो ग्रांट इन एड मिलती है, उनका बिल कौन से परफॉर्मा में बना के बनता है। बिल का परफॉर्मा एक तरह से कौन सा होता है ग्रांट इन एड का। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, GA 118 जो पुराना है और GA 110 जो नया वाला है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, तो उसमें ये मेंटेन होता है। फिर क्वेश्चन 27 है निदेशक कृषि विभाग की योजना पंचायत समिति के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, तो उसका अनुदान किस विभाग के विनियोग से पंचायत समिति को स्थानांतरित होगा। मतलब जो डायरेक्टर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, जो उसकी योजना कोई भी हो, मान लो कोई भी उसने योजना लाई हो, तो वो पंचायत समिति के माध्यम से अगर उसको क्रियान्वित होती है, उसको इम्प्लीमेंट जो करेगा वो मान लो पंचायत समिति करती है, तो उसका जो अनुदान होएगा वो किस विभाग के विनियोग से, मतलब किस विभाग के अप्रोप्रिएशन से, मतलब किस विभाग के बजट से पंचायत समिति को मिलेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, कृषि विभाग। क्योंकि योजना कृषि विभाग की है, तो उसी के बजट से उसको अनुदान कृषि विभाग ही देगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट ही उसको देगा पंचायत समिति को। फिर क्वेश्चन 28 था जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को वेतन भत्तों के प्रभार की राशियां कौन से विभाग के विनियोग से हस्तांतरित की जाती है। मतलब जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो भी सदस्य वगैरह होंगे, जो भी वहाँ लगे हुए होंगे कर्मचारी वगैरह, उनके जो वेतन और भत्ते की जो राशि होगी, प्रभार जो हेड होता है सैलरी एंड अलाउंसेज का जो हेड होगा, उसमें जो भी राशियाँ बनती है वो कौन से डिपार्टमेंट के अप्रोप्रिएशन से, कौन से विभाग के बजट से हस्तांतरित होएगी उनको, जिला परिषद एवं पंचायत समिति को। यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का जो बजट होगा, उससे ये अमाउंट उनको पंचायत समितियों और जिला परिषद को दी जाती है। फिर क्वेश्चन 29 है सरकार से कोई भी संस्था अनुदान प्राप्त करती है, तो उसे खाता खुलवाया जाना आवश्यक है। यह खाता कहाँ खुलवाया जाता है। मतलब कोई भी संस्था जो इंस्टीट्यूशन है, जो ग्रांट इन एड लेती है, जो अनुदान प्राप्त करेगी सरकार से, तो उसको खाता खुलवाया जाना आवश्यक है। उसी खाते में वो उसकी ग्रांट प्राप्त होती है। तो ये खाता कौन सा होएगा और कहाँ ये खुलता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, निजी निक्षेप खाता कोषागार में। मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो अपन ने पहले ही बात की थी, जिसको PD अकाउंट भी कहते हैं, वो ट्रेजरी में खुलवाया जाता है, उसी में ये अमाउंट उसको प्राप्त होती है उसको। फिर क्वेश्चन 30 है शैक्षणिक संस्थाओं को छात्रवृत्ति के भुगतान किस प्रारूप के बिल में कोषागार को प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके जो स्कॉलरशिप्स के जो पेमेंट होंगे, तो वो कौन से परफॉर्मा में बिल बनेगा उनका और ट्रेजरी में वो सबमिट होते हैं, तो क्या परफॉर्मा उसका GFNDR के हिसाब से। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा,
GA 119 112, मतलब 119 GA में पुराना GA है फॉर्म नंबर है, जबकि नया वाला जो है 112 नया फॉर्म नंबर है। तो साथियों यहाँ मैंने JF&AR के जो अपने MCQs बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के जो सिलेबस के हिसाब से, वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑडिट के जो MCQs बन सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से वो लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जिससे जुड़कर आप अपने लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।